नमस्कार, मैं किंशुक शर्मा पुनः स्वागत करता हूं आपका एनालिटिकल स्कूल ऑफ हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। राजस्थान हिस्ट्री के जो एपिसोड्स चल रहे हैं इसके अंदर हमारा जो अभी सिविलाइजेशंस वाली सीरीज ऑन गोइंग है और इसके दो पार्ट मैंने पिछले एपिसोड्स में आप लोगों के सामने बहुत क्लियर कर दिया था कि एक तो प्रागैतिहासिक यानी कि पाषाणकालीन सभ्यताएं हैं राजस्थान की, और एक धातु युगीन सभ्यता जिनमें हम गणेश्वर, कालीबंगा, आहड़ इत्यादि पढ़ते हैं। अब यदि आप लोग हायर एजुकेशन के कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं, मसलन व्याख्याता या आप द्वितीय श्रेणी अध्यापक या आरएस जैसे कॉम्पिटिशन्स या असिस्टेंट प्रोफेसर जो कॉलेज लेवल के एग्जामिनेशंस हैं, तो ये क्लासेज आपके लिए, ये राजस्थान हिस्ट्री के जो एपिसोड्स हैं, जो सीरीज है, आपके लिए वैल्यूबल रहेगी, समान रूप से बहुपयोगी रहेगी। बहरहाल जो मैंने आप लोगों से लास्ट सेशन तक चर्चा करी थी उसका सार ये था कि राजस्थान की प्रागैतिहासिक सभ्यताओं में भी आपको 3 कालखंड समान रूप से पाए जाते हैं, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, अर्थात पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। और हमारी जो चर्चा चल रही थी वो पैलियोलिथिक या पुरा पाषाण काल को लेकर आइएगा। मैं उसी सीरीज को पुनः आपके सामने उसी क्रम से आरंभ करता हूं। देखिएगा, एक इस विज्ञापन से संबंधित चर्चा जरूर करना पसंद करूंगा। यदि आप लोग इतिहास विषय से व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और किसी भी प्रकार की जिज्ञासा हो तो जो फोन नंबर आपके सामने दिए हुए हैं उस पर आप कांटेक्ट करिए। आपको तमाम तरह की जिज्ञासाएं शांत कर दी जाएंगी। मेरा मतलब उस बात से कि जो भी आपकी क्वेरी रहेगी, और चूंकि ऑनलाइन क्लासेस है, रिकॉर्डिंग्स हमेशा मौजूद रहती है, नोट्स वगैरह आप लोगों को रेगुलर रहते हैं, फिर भी रहती है। यहाँ मैं उचित नहीं समझ रहा हूँ डिटेल में चर्चा करना, क्योंकि ये विज्ञापन नहीं है, सिंपल एक जानकारी। तो आप जो नंबर आपके सामने दिए हुए हैं इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आइएगा, हम अपनी बात को आगे लेकर बढ़ते हैं। तो अपना जो चल रहा था क्लास के अंदर वो सिंपल क्या था कि जब राजस्थान के हम पुरा पाषाण काल की चर्चा के दौरान अपनी बात को रखते हैं, सीधा आप उसी पर आइएगा। देखिए, तो हम लोगों ने जो लास्ट टाइम तक देख लिया था, अच्छा जी सॉरी, वो ये चीज थी पुरा पाषाण काल। चूंकि बड़े कॉम्पिटिशन्स में जब आप जाते हैं तो आपको इंग्लिश रखना बेहद जरूरी है, तो पैलियोलिथिक कल्चर्स के नाम से भी इसे पुकारा गया है। जब पुरापाषाण काल की बात चल रही है राजस्थान के संदर्भ में, तो मैंने आप लोगों को बहुत स्पष्ट किया था कि सीए हैकेट के द्वारा, आप लोग जानते हैं, सबसे प्राचीन जो अवशेष मानव की गतिविधियों के राजस्थान में पाए गए थे वो इंदरगढ़ और जयपुर से पाए गए थे। और इसी संदर्भ में मैंने आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी और दी थी, बेहद महत्वपूर्ण है, और वो ये था कि साहब राजस्थान के पुरातत्व का जनक हम किसको बोलेंगे, क्योंकि आप लोगों को जानकारी होगी राजस्थान भारतीय संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो भारतीय संदर्भ में पुरातत्व का जनक हमने जनरल कनिंघम को कहा है, लेकिन राजस्थान के पुरातत्व के जनक की जब बात आती है तो ये चर्चा आती है, ये कहा गया है किसे, याद रखिएगा, सीएल कार्लाइल साहब को। और सीएल कार्लाइल साहब जिसको श्रेय जाता है बैराट पर भी आपका कार्य है, आपने नगर करकोट की भी आपने खोज करी है। नगर करकोट, ये बात भी बड़ा महत्वपूर्ण है जानना, नगर जिसे मालव जनपद की राजधानी के रूप में भी जाना गया है, याद रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण है। मालव जनपद की राजधानी नगर या करकोट को कहा गया है। नगर या करकोट जो कि टोंक जिले का एक हिस्सा है, और नगर से आप लोग पढ़ चुके हैं सारी बात कि यहाँ से आपको 6000 ताम्र सिक्के प्राप्त हुए थे। तो इसके खोजकर्ता के रूप में सीएल कार्लाइल, क्योंकि सीएल कार्लाइल साहब पहले शख्स थे जिन्होंने 1871 ईस्वी में राजस्थान के अंदर, क्योंकि पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य आरंभ किया था। याद रखना, बेहद महत्वपूर्ण ये तथ्य अब आपके सामने आ रहे हैं, क्योंकि पहली बार आपने राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण के कार्य को आरंभ किया था, इसीलिए आपको राजस्थान के पुरातत्व के जनक के रूप में भी जाना गया है। सीए हैकेट साहब को एक हैंडेक्स भी प्राप्त हुआ था जो कि चमकीले पत्थर या क्वार्ट्जाइट पत्थर से निर्मित है, और ये वर्तमान में कलकत्ता के भारतीय संग्रहालय में सुरक्षित है। तो एक बड़ी जो अब
पिछले सेशन तक की बात को मैं थोड़ा सा अभी आपके सामने रिपीट कर रहा हूं। तो यदि हम बात करें जी सीए हैकेट, तो याद रखिएगा सीए हैकेट को एक हैंड एक्स प्राप्त हुआ था। ये महत्वपूर्ण है। और जो ये हैंड एक्स प्राप्त हुआ था, जिसको आप हस्त कुठार कहते हैं, क्योंकि ये चमकीले पत्थर या क्वार्टजाइट पत्थर से निर्मित है। क्वार्टजाइट पत्थर से ये निर्मित है, याद रखना, जिसको आपने ये हैंड एक्स कहा है। और ये वर्तमान में भारतीय संग्रहालय कलकत्ता के अंदर सुरक्षित है। ये भी काफी महत्वपूर्ण जानकारी है। जो हम बात कर रहे हैं कौन सा, याद रखिएगा, ये जो हैंडेक्स प्राप्त हो रहा है, ये हैंडेक्स कहां पर सुरक्षित है, ये महत्वपूर्ण है। भारतीय संग्रहालय, और ये भारतीय संग्रहालय कहां पर स्थित है, याद रखिएगा, ये भारतीय संग्रहालय स्थित है आपके कलकत्ता में। ठीक है जी। अच्छा, चूंकि जो पत्थर मानव की जो पुरापाषाण या आदिम जो मानव था, जिसको आप प्रागैतिहासिक मानव कहते हो, इसके जो साक्ष्य थे ये लूणी नदी घाटी से ही प्राप्त हुए हैं। बुद्ध पुष्कर, या जिसको आप बुद्ध पुष्कर या बूढ़ा पुष्कर कहते हैं, राजस्थान के अंदर अजमेर के पास में, वहां से प्राप्त हुए हैं। तो जो शैल चित्र वाली जो बात हमने लास्ट सेशन तक देख ली थी, पहले तो आप उसे बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। शैल चित्र आपको कहाँ से, एक तो धारेश्वर से, जो निम्बाहेड़ा चित्तौड़ से प्राप्त धारेश्वर से शैल चित्र हैं। इसके अलावा दर, इसके अलावा मुकुंद दर्रा, इसके अलावा आपको बैराट से। और आप लोगों को मैं यहाँ पर बहुत स्पष्ट कर दूं कि जब धारेश्वर की बात चलती है, तो धारेश्वर वाला मामला तो बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि धारेश्वर के जो चित्र हैं, जो शैल चित्र हैं, याद रखना, भारतीय प्रागैतिहास की जो कार्यशाला हमें सबसे प्राचीन रूप में डॉक्टर वी.एस. वाकणकर के द्वारा खोजी गई है। डॉक्टर वी.एस. वाकणकर को भारतीय शैल चित्र या प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का जनक भी पुकारा जाता है। ये भीमबेटका के समकालीन और उसी श्रेणी के उत्कृष्ट चित्र हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। राजस्थान में कहाँ से, याद रखना, धारेश्वर से। धारेश्वर निम्बाहेड़ा से आपको ये स्थल प्राप्त हो रहा है। मैं आपके सामने यहाँ पर लिख भी देता हूँ, निम्बाहेड़ा। और यदि मैं बात करूं बैराट की, तो ये तो बेहद चौंकाने वाला तथ्य सामने आता है बैराट के शैल चित्रों से, कि साहब आपको यहाँ से शुतुरमुर्ग का चित्र प्राप्त हो रहा है। ये बड़ा इसलिए आश्चर्यजनक है, बेहद महत्वपूर्ण है शुतुरमुर्ग के बारे में जानना, क्योंकि आप लोगों को बहुत अच्छे से इस बारे में जानकारी होगी कि बेसिकली जो शुतुरमुर्ग है वो भारत का इस समय पक्षी नहीं है। और बैराट को साथ साथ आप एक अन्य नाम से और पुकारते हैं, वो कहलाता है आदिम चित्रशाला। एक एक बात को लिखने पर एक फायदा अपने को ये रहता है कि आपको चीजें वैसी याद रहती है। आदिम चित्रशाला, या फिर याद रखना हम इसे प्रागैतिहासिक चित्रशाला के नाम से भी जानते हैं। अब आप आइडिया लगा लीजिएगा कि बैराट से भी आपको लगभग 1.5 लाख वर्ष पूर्व के होमोनिड या आदिम मानव के द्वारा जो गुहा शैल चित्र या भित्ति चित्र प्राप्त हो रहे हैं, वो कितने ज्यादा उनका एंटिक सिग्निफिकेंस है, पुरातात्विक महत्व है। तो इसे आदिम चित्रशाला, बैराट को या विराटनगर को, या मैं आपसे कहूं कि आप इसे प्रागैतिहासिक चित्रशाला भी कहते हैं। मोटी मोटी ये इतनी जानकारियां हमने पिछले सेशन में बहुत अच्छे से प्राप्त कर ली थी। अब झालावाड़ से भी सैटनकार को, याद रखना, सैटनकार एक अन्य पुरातत्वविद हैं और इनको झालावाड़ से पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो जो सीए हैकेट साहब थे, इनको चूंकि लिख देते हैं अपन यहां से, बूंदी में इंद्रगढ़ बूंदी, और इसके अलावा जयपुर से भी आपको पाषाण उपकरण प्राप्त हो रहे हैं, मिल रहे हैं। लेकिन यदि हम बात करें, एक सज्जन और हैं जिनका नाम आपको प्राप्त हो रहा है सैटनकार। सैटनकार को जो मानव की गतिविधियों के, प्राचीन मानव की गतिविधियों के, या जिसको हम कहते हैं आदिम मानव या प्रागैतिहासिक मानव, इसके जो पाषाण उपकरण की गतिविधि के जो साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, याद रखना, वो झालावाड़ से प्राप्त हो रहे हैं। और ये आपको
परेशान कर सकता है सुमेलित करने वाले तथ्यों में कि किस पुरातत्वविद या उत्खननकर्ता का संबंध राजस्थान के किस प्रदेश के साथ है। इसके अलावा आप कह सकते हैं चंबल और जो बनास नदी के जो बेसिन इलाके हैं वहां से भी आपको मानव की गतिविधियां, यानी कि मानव की गतिविधियों से साक्ष्य क्या है। देखिए, हमें कोई ह्यूमन स्केलेटन, हमें कोई ह्यूमन जॉ या ह्यूमन हमें कोई स्कल, मानव खोपड़ी, जबड़ा, दांत, टीथ या कंकाल तंत्र इस काल का हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। हाँ, जो हम जिस विषय को पढ़ रहे हैं उसका मतलब ये है कि 1.5 लाख या 2 लाख वर्ष पूर्व मानव जब इन नदियों की तलछटियों में कछारी इलाके में मैदानी, मतलब जो इनका जो डेल्टा प्रदेश है, जब वहां पे रहता होगा तो उसने अपनी इकोसिस्टम या प्रकृति के साथ एक प्रकार से अनुकूलन स्थापित करने के लिए, अडोप्शन स्थापित करने के लिए उसने मानव के द्वारा जो उसका जो दिमागी जो विकास था उसके आधार पर उसने चमकीले पत्थर, चर्ट, जैस्पर, फ्लिंट जैसे पत्थरों को कच्चे माल के रूप में काम में लिया और उससे उसने हैंड एक्स जैसे हस्त कुठार, क्लीवर, विदारणी, स्क्रैपर यानी खुरचनी, राइट, कई प्रकार के पाषाण उपकरणों का उसने निर्माण किया। तो आज इन या तो ये पाषाण उपकरण प्राप्त हुए, जैसे मैंने कहा अभी सीए हैकेट को हैंड एक्स प्राप्त हुआ, अश्म पत्थर या चमकीले पत्थर क्वार्टजाइट से बना हुआ, जो कि भारतीय संग्रहालय कहां पर स्थित है इस समय, कलकत्ता में स्थित है, रखा हुआ है, संरक्षित है वहां पर। तो या फिर उन्हें कच्चा माल प्राप्त हुआ। अब आप इस बात को देख चुके हैं कि जो पाषाण उपकरण की जो वर्कशॉप्स हैं, जो कच्चा माल है, वो हमें कहां से प्राप्त हो रहा है। अब लिख देते हैं, देखिएगा। अब ये फिर अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट तथ्य निकल कर आता है। देखिएगा, प्रागैतिहासिक पाषाण उपकरणों की कार्यशाला। अब ये आपको यूं समझ लीजिएगा कि हर हालत में ये चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि हमें 2 वर्कशॉप्स प्राप्त हो रही है। एक तो जोधपुर में मोगरा पठार, ये देखिएगा कितना महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने आ जाता है। जोधपुर में मोगरा पठार, ये बेहद महत्वपूर्ण तथ्य है। और विराटनगर या बैराठ में ढीगरिया बैराठ, जिसकी यात्रा वैनसांग ने करी। बैराठ जहां से आपको अशोक का भाब्रू शिलालेख प्राप्त हो रहा है। बैराठ या विराटनगर महाभारत कालीन प्रमुख केंद्र है। और देखो, फिर आपको याद रखना पड़ेगा कि महाभारत काल में पांडवों को यहाँ के राजा विराट ने शरण भी प्रदान की थी। तो एक तो मोगरा पठार हो गया और एक हो गया आपके ढीगरिया। अब प्रश्न क्या बनता है जी, ये ढीगरिया हमें कहां से प्राप्त हो रहा है। तो आप आराम से अपने नोट्स को लिखते रहिएगा। ये हमें भाई प्राप्त होता है विराटनगर या हम कहेंगे बैराठ से। क्लियर है। तो ये तथ्य, ये मोटी मोटी जानकारी आपको इस रूप में हमें प्राप्त हो रही है पूरा पाषाण काल की। अब चूंकि इस पुरा पाषाण काल या मध्य पाषाण काल या नव पाषाण काल, यहां पर इस बात को आप लोगों को बेहद अच्छे से समझना होगा। सर्वाधिक जो आपको मानव साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं मानव की गतिविधियों के, वो पश्चिमी राजस्थान में भी प्राप्त हो रहे हैं, याद रखना, जिसको आप मारवाड़ वाला एरिया कहते हैं, और मेवाड़ क्षेत्र से। अब मेवाड़ में गंभीरी बेड़च नदियों का जो कछारी इलाका है, जो बेसिन है, वहां से इन मानव की गतिविधियों के द्वारा जो भी उपकरणों का निर्माण किया गया या उपकरणों के निर्माण में, पाषाण उपकरणों के निर्माण में जिस कच्चे माल का प्रयोग किया गया, याद रखिएगा, वो तमाम वस्तुएं, वो तमाम पाषाण उपकरण और उनके जो अवशेष हैं, वो हमें याद रखिएगा कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं। वो हमें मेवाड़ से, चित्तौड़ के आसपास के एरिया, स्पेशली संपूर्ण मेवाड़ संभाग से सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त हो रहे हैं। और ये आप गंभीरी बेड़च नदियां कह सकते हैं, चंबल भी इसके अंदर आता है, काली सिंध आता है, लूणी वाला मामला तो फिर पर्याप्त रूप में सामने ही से। तो अब मैं इस काल का, यानी कि जिसको हम कहते हैं पैलियोलिथिक या पूरा पाषाण काल, तो पूरा पाषाण काल या पैलियोलिथिक जो कल्चर है, इसके अवशेष मेवाड़ संभाग में हमें
कहाँ कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं उस पर आप प्रकाश डालिएगा। डॉक्टर SR राव और डॉक्टर VN मिश्र के द्वारा, याद रखिएगा, मेवाड़ में उत्खनन का कार्य किया गया था। आइएगा नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। इस उम्मीद से कि नोट्स वगैरह आप साथ के साथ अपना कॉपी पेन साथ में लेकर बैठे हुए हैं और लिख रहे हैं, और मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि क्या फीडबैक है इस तरह की क्लासेस का आपके लिए फायदे, क्योंकि ये जो सेशंस हैं, याद रखिएगा, मैं दोबारा आपसे आपको बतला रहा हूँ, व्याख्याता जो परीक्षा है वो और RS, अब फिर इसमें छोटे मोटे कॉम्पिटिशन तो सारे आ जाएंगे, मतलब लेवल तो मैंने इतना हायर लेवल, इतना तो कम से कम मैंने आपके सामने रखा हुआ है। तो आप टॉपिक डाल लीजिएगा कि मेवाड़ क्षेत्र में पैलियोलिथिक या जिसको हम कहते हैं पुरापाषाणकालीन संस्कृति। अब हमें देखना है कि साहब किस किस प्रकार के तो यहां से आपको अवशेष प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है, किस किस प्रकार की आपको यहां से कच्चे माल प्राप्त हो रहे हैं। पहली बात तो कि इस मेवाड़ क्षेत्र में ये उत्खनन किस किस के द्वारा करवाया गया है। तो मेवाड़ क्षेत्र में जो उत्खनन का जो कार्य किया गया, डॉक्टर VN मिश्र, वीरेंद्रनाथ मिश्र और डॉक्टर SR राव के द्वारा यहाँ पर ये कार्य करवाया गया है। डॉक्टर VN मिश्र, भैया याद रखना ये नाम बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि डॉक्टर VN मिश्र का संबंध बागोर के साथ भी है। बागोर जो भारत का, राजस्थान का नहीं, भारत का भी सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है, द लार्जेस्ट मेसोलिथिक साइट इन एंटायर इंडियन जो प्री हिस्ट्री है। सबसे पहले नरकंकाल भी यहीं से प्राप्त हुए, पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हुए। डॉक्टर VN मिश्र, वीरेंद्रनाथ मिश्र का अनुसंधान, खोज, उत्खनन बागोर से भी ज्यादा संबंधित है। तो डॉक्टर VN मिश्र हो गए हैं और डॉक्टर SR राव, इन दोनों का संबंध याद रखना, क्योंकि बागोर वही मेवाड़ क्षेत्र, भीलवाड़ा है, तो विशेष बात नहीं है। इन्होंने मेवाड़ क्षेत्र में जो पैलियोलिथिक पुरापाषाणकालीन संस्कृतियां हैं उसका आपने अनुसंधान किया, उत्खनन करवाया। और अब आप देखिएगा चित्तौड़गढ़ के निकट गंभीरी और जो बेड़च नदियों के जो कछारे इलाका है उनमें गांव आता है सिंगोली। तो सिंगोली के निकट चंबल नदी जो पड़ती है, तो आप गंभीरी नदी हो गई, बेड़च नदी होगी, सिंगोली गांव हो गया, सैनिटा गांव हो गया, यहां से मानव की गतिविधियों के साक्ष्य आपको प्राप्त हो रहे हैं। तो इसका स्थल यदि हम लेते हैं कि जी कहां कहां से इन्होंने ये साक्ष्य प्राप्त किए, तो आप ले लीजिएगा, एक तो सिंगोली गांव, आप कह सकते हैं सैनिटा गांव। अब जो नदियां हैं वो गंभीरी हो गई आपके सामने, बेड़च नदी हो गई, ठीक है। अब भैंसरोडगढ़ के आसपास से तो जो चंबल वाला जो एरिया है, तो इन नदियों का जो कछारी जो क्षेत्र वहां से मानव की गतिविधियों के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। भैंसरोडगढ़ हो गया, बारडोली के बारे में तो खैर क्योंकि काफी बड़ा शिव मत का केंद्र गढ़ रहा है, भैंसरोडगढ़ हो गया, बारडोली हो गया, बामनी हो गया, रूपारेल हो गया, नल्लास हो गया, भिचोड़ हो गया और पारसोली। ये जो सहायक नदियां हैं इनसे भी मानव की गतिविधियों के आपको साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। छोटी छोटी नदियां हैं, सहायक नदियां हैं, ठीक है। फिर आप दूसरी नदियों के बारे में बात करिए, ये तो प्रदेश कोठारी, खारी, बागन, बेड़च, कदमाली, ये और भी कई प्रकार की नदियां जो मौसमी नदियों के रूप में भी कई हैं, अंतर प्रवाही नदियों के रूप में, यानी कि संपूर्ण मेवाड़ संभाग के अंदर उस पूरे प्रदेश की यदि मैं आपसे चर्चा करूं तो उस पूरे प्रदेश के अंदर याद रखिएगा इस काल में, जिसको आप पुरापाषाण काल कहते हैं, इसके अंदर मानव मौजूद था। क्लियर है। अब कौन कौन से उपकरण यहां से आपको प्राप्त हो रहे हैं इस मेवाड़ क्षेत्र में पुरापाषाण काल की जब हम बात करते हैं, तो आपको चॉपर्स प्राप्त हो गए, हैंडेक्स प्राप्त हो गए, क्लीवर्स प्राप्त हो गए, स्क्रेबर प्राप्त हो गए। तो जो पाषाण उपकरण हमें यहां से प्राप्त हो रहे हैं
ये पाषाण उपकरण है आपके सामने हैंड एक्स। तो हैंड एक्स को हम हिंदी में क्या कहते हैं जी? हस्त कुठार। आप चॉपर्स की बात कर सकते हैं, गंडासा खंडक, स्क्रैपर की आप बात कर सकते हैं, ठीक है। हैंड एक्स हो गया, चॉपर हो गया, स्क्रैपर हो गया आपका, और विदारणी क्लीवर। विदारणी अर्थात क्लीवर हो गया। स्क्रैपर जिसको आप हिंदी में कहते हैं, याद रखना, खुरचनी। चॉपर्स को आप कहते हैं गंडासा, चॉपर चॉपिंग जो होता है गंडासा खंडक। ये तमाम उपकरण हमें इस संपूर्ण क्षेत्र में जो विभिन्न नदियां हैं, कदमाली होगी, रूपारेल होगी, खारी होगी, गंभीरी होगी, बेडच होगी, आपके चंबल वाला पूरा का पूरा एरिया हो गया, फिर आप पारसोली, बामनी, सैनिटा गांव हो गया, सिंगोली गांव हो गया, इन सब से प्राप्त हो रहा है। अब कच्चा माल, अब देखिएगा कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन एक एक करके आपके सामने बनेगा। प्रश्न यदि आ जाए कि ये जो पाषाण उपकरण मानव की गतिविधियों के मेवाड़ से प्राप्त किए डॉक्टर वी.एन. मिश्र और डॉक्टर एस.आर. राव के द्वारा, इनके निर्माण के लिए जो कौन कौन सा माल, कच्चा माल प्रयुक्त किया गया है, तो नीले और हल्के गुलाबी क्वार्ट्जाइट पत्थर, चमकीले पत्थर काम में लिए गए। कच्चा माल ये इंपॉर्टेंट है, हल्के नीले एवं गुलाबी, हल्के नीले एवं गुलाबी, याद रखना, क्वार्ट्जाइट पत्थर। दोबारा बोल रहा हूं, क्वार्ट्जाइट पत्थर का अश्म पत्थर या चमकीला पत्थर भी पुकारते हैं। हम लिख देते हैं यहां पर अश्म पत्थर या चमकीला। एक प्रकार का ये स्फटिक प्रकार का पत्थर होता है, और गांव देहात के अंदर इन दो पत्थरों को मतलब पत्थर को लोहे की स्टिक से टकराकर अग्नि उत्पन्न करने के काम में भी लिया जाता था। अब आप देखिएगा डॉक्टर एस.आर. राव को इस मेवाड़ क्षेत्र में गांव में सैनिटा गांव, इस सैनिटा गांव से 19 पाषाण उपकरण प्राप्त हुए थे। 19 पाषाण उपकरण। अब आप याद रखिएगा, 3 चॉपर्स यहां से प्राप्त हो रहे हैं, 8 स्क्रैपर प्राप्त हो रहे हैं, और 4 क्लीवर आपको यहां से प्राप्त होते हैं। कुल मिलाकर देखिए सैनिटा गांव, क्योंकि क्वेश्चन तो कहीं से भी निकल सकता है आपके। तो जो सैनिटा गांव है मेवाड़ में ही, जिला चित्तौड़, और यहां से डॉक्टर एस.आर. राव को याद रखिएगा, डॉक्टर एस.आर. राव को यहां से क्या प्राप्त हो रहे हैं? 19 पाषाण उपकरण, बेहद महत्वपूर्ण है। 19 पाषाण उपकरण या लिथिक टूल्स हमें प्राप्त हो रहे हैं। 8 स्क्रैपर, 4 क्लीवर क्लियर है, और 3 चॉपर्स। तो टोटल कितने हो गए? 19 पाषाण उपकरणों में 3 तो हो गए चॉपर्स, ठीक है, 3 चॉपर्स असल में गंडासा खंडक के रूप में भी हमारे सामने आता है। 4 क्लीवर हैं विदारणी, और 8 स्क्रैपर हैं। 4 क्लीवर को हिंदी में याद रखिएगा विदारणी पुकारा जाता है, और आप साथ में आपको 8 स्क्रैपर्स। तो 8 4 12 3 नहीं रुकिएगा, 8 आपको प्राप्त हो रहे हैं यहां से स्क्रैपर्स। अच्छा, 19 पाषाण उपकरणों में से ये चॉपर्स, क्लीवर और स्क्रैपर्स की ये प्रमुख संख्या यहां से हमको प्राप्त होती है, ठीक है। तो 8 4 12 और यस, ठीक है, ये आपको यहां से सैनिटा गांव से प्राप्त हो रहे हैं। दूसरी बात, एक प्रश्न और बनता है कि मेवाड़ क्षेत्र से जो आपको पाषाण उपकरण प्राप्त हो रहे हैं, इनके निर्माण की विधि क्या है? देखिएगा, कुछ एक विधियां बड़ी महत्वपूर्ण है। आदिम मानव
या प्रागैतिहासिक मानव के द्वारा जो पाषाण उपकरणों का निर्माण किया गया है। तो मेवाड़ क्षेत्र से चाहे चॉपर्स प्राप्त हो रहे हैं, स्क्रैपर्स प्राप्त हो रहे हैं, क्लीवर प्राप्त हो रहे हैं, इनके निर्माण की जो विधि आपको प्राप्त होती है, मेवाड़ क्षेत्र में चल रहे हैं अपन, तो यहां पर मैं लिख देता हूं आपको, वो क्लैक्टोनियन विधि प्राप्त हो रही है। याद रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण है, पाषाण उपकरणों के निर्माण की विधि। और ये सारा तथ्य फिर बात निकल कर आती है किस संभाग से? मेवाड़ क्षेत्र में जो पैलियोलिथिक या जिसको आप कहिएगा यहाँ पर कि पूरा पाषाण कालीन जो मानव की गतिविधियां हैं, क्लियर है, उस मानव के द्वारा जो पाषाण उपकरणों का निर्माण किया गया मेवाड़ के अंदर, वो जिस विधि के द्वारा किया गया वो विधि कहलाती है क्लैक्टोनियन विधि। लीजिएगा, महत्वपूर्ण तथ्य है, बेहद महत्वपूर्ण तथ्य है। तो पाषाण उपकरणों के निर्माण की जिस विधि को काम में लिया गया वो कहलाती है क्लैक्टोनियन विधि। क्लियर है? दूसरी और इंपॉर्टेंट बात मैं बात करूं, देखिएगा, जो विजय कुमार हैं, विजय कुमार जयपुर जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे है, मतलब सर्किल है, जयपुर का जो पुरातात्विक सर्कल है, उनके द्वारा भी मारवाड़ क्षेत्र में उत्खनन का कार्य किया गया था, सॉरी मेवाड़ क्षेत्र में। तो मेवाड़ क्षेत्र में जो चित्तौड़ है, जिसको प्राचीन काल में नगरी के नाम से पुकारा जाता है, वहां से 123 पैलियोलिथिक यानी कि पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। अब आप सोचिएगा, डॉक्टर SR राव को सेनेटा गांव से 19 पाषाण उपकरण प्राप्त हो रहे हैं, और विजय कुमार जो जयपुर आर्कियोलॉजिकल सर्कल के एक प्रकार के महान निदेशक कह दीजिए, अधिकारी कह लीजिए, जब उन्होंने नगरी जो चित्तौड़ के, जिसको वर्तमान चित्तौड़ कहते हैं, प्राचीन काल में शिव जनपद के दौरान उसको नगरी के नाम से पुकारा जाता था। ये बात और याद रखना, संपूर्ण राजस्थान का प्रथम उत्खनित जो स्थल, पुरातात्विक स्थल है, वो नगरी ही है। ठीक है, तो नगरी से आपको 123 पैलियोलिथिक यानी कि पाषाण उपकरण प्राप्त हो रहे हैं। देखिएगा, नगरी अर्थात चित्तौड़, यहां से पुरातत्वविद विजय कुमार को, विजय कुमार ने कहां से, इस नगरी से प्रागैतिहासिक काल के 123 123 पाषाण उपकरण प्राप्त किए हैं। तो अब यदि देखिएगा कि सेनेटा गांव से आपको एक हैंडेक्स प्राप्त हुआ C.A. हैकेट को, जो वर्तमान में कहाँ रखा हुआ है, कलकत्ता का जो भारतीय संग्रहालय है वहां पर रखा हुआ है। ठीक है जी। इसके अलावा यदि हम और बात करें, आपको 19 पाषाण उपकरण जो प्राप्त हुए हैं वो डॉक्टर SR राव को प्राप्त हुए सेनेटा गांव से, और नगरी से विजय कुमार को, इसी मेवाड़ संभाग में कुल 123 पाषाण उपकरण प्राप्त हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि पाषाण काल की ये जानकारी आपके लिए बहुपयोगी रही होगी, काफी काम की रही होगी। एक मौके पर आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा ये नीरस सा पोर्शन है इतिहास का, क्योंकि हालांकि मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं कि आप लोगों को एक रोचकता बनी रहे, लेकिन इस कालखंड में कोई कहानी, किससे किसी प्रकार की सामाजिक ताने बाने का तो पूरी तौर पर अभाव था। सिर्फ कड़ियों से कड़ियां जोड़ी जा रही है, वो भी जो पाषाण उपकरण या टूटे हुए प्रस्तर खंड प्राप्त हो रहे हैं उनसे उस जमाने के प्रागैतिहासिक मानव के बारे में जानने के। तो आज के सेशन में मैं इस सेशन का एंड यहीं पर करूंगा, और जो आपने मेवाड़ संभाग में स्पेशली डॉक्टर VN मिश्र और डॉक्टर SR राव के द्वारा उत्खनित जो प्राप्त किया गया मेवाड़ संभाग में पूरा पाषाण काल, सेनेटा गांव हो गया, नगरी हो गया, गंभीरी, बैडच, कई प्रकार की नदियों का कछारी एरिया हो गया। तो इसके पश्चात जो नेक्स्ट सेशन होगा उसके अंदर में मेवाड़ क्षेत्र हो, चाहे बाड़मेर में तिलवाड़ा हो, भीलवाड़ा में आपके बागोर हो, या अन्य जितने भी क्षेत्र हैं, तो मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल अगले सेशन में आपके सामने रखा जाएगा।
जब आप इस सेशन को देख रहे होंगे, जब भी आप इस क्लास को देखेंगे, फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि अब आपके पास सुविधा है कि आप अपनी क्लास को जब चाहे जब पॉज करिए और अपने नोट्स को पेन डाउन करिए। कमेंट अवश्य करिएगा, जो भी आपका कॉम्प्लीमेंट या कमेंट जैसे भी आपकी का फीडबैक रहता है, हम स्वागत करेंगे उस चीज़ का, और अधिक से अधिक क्लासेस को बेहतरीन तरीके से लाने का प्रयास करेंगे। मैंने पहले भी कहा था कि यदि समय की व्यस्तता के चलते मैं लाइव सेशन देने में असमर्थ रहता हूँ तो रिकॉर्डेड ही सही, लेकिन क्लासेस को रिकॉर्ड करके आपको अवश्य प्रदान करूँगा। थैंक यू वेरी मच टू वॉचिंग मी। अपना ख्याल रखिएगा, पढ़िएगा, लेकिन लाइक शेयर करना और अधिक से अधिक साथियों को जोड़ना मत भूलिएगा, और कमेंट अवश्य करिएगा। थैंक यू।